एटम, इसके दो पार्ट हैं, 8A और 8B। फर्स्ट में एटम के बारे में बताएंगे और सेकंड में न्यूक्लियस के बारे में। तो फर्स्ट मिनट में एटम क्या होगा, इसका मॉडल्स कौन से हैं, 3 मॉडल होंगे और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट 8B में। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग एटम से ही करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। एटम क्या होता है भाई, व्हाट इज एटम? क्या लिखते हैं आप? ये लिखते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर। यस और नो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर। ऐसी गलत है। अगर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं होते थे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसको यही पढ़ा जाता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर। एक्चुअली में क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सिर्फ यही नहीं होते, और भी बहुत से होते हैं इसके अंदर। कर लोगे? तो सिंपल लिखिए डेफिनेशन इसको। लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, it is the smallest substance which contain large number of elementary particles, which contain large number of elementary particles like electron, proton and neutrons. Like electron, proton and neutron. ओके? अब देखिए, हमें बेसिकली पढ़ना है इस नोट में कि मॉडल्स कौन कौन से हैं। एटॉमिक मॉडल्स पहली बार कैसे डिजाइन किया गया एटॉमिक मॉडल्स। सिंपल है भाई, आपने क्या स्ट्रीम पढ़े होंगे मॉडल्स, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में, यहाँ पे डीप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहला मॉडल कौन सा था? लिखिए फर्स्ट मॉडल, यहाँ पे लिख दीजिए एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स पहला मॉडल लिखिए, फर्स्ट मॉडल नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसको कई बार जे थॉमसन ही बोलते हैं, पूरा नाम इसका जे थॉमसन की टर्म में डालते हैं, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स। ओके, ये क्या था भाई, थॉमसन मॉडल्स क्या था? थॉमसन ये बताया भाई कि एटम एक स्फीयर है। एटम इज द पॉजिटिव स्फीयर, जो कि सॉलिड है। एटम इज द पॉजिटिव स्फीयर, और इसके अंदर नेगेटिव दशे पड़े हुए इसके अंदर, एज लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। तरबूज में जिस तरह बीज दसे होते हैं ना, लाल पार्ट क्या है उसका? पॉजिटिव स्फीयर, मतलब बीज हैं काले रंग के, वो क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला मॉडल था इसका। इसने बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, और इसने इसका रेडियस दिया 10⁻⁻10 मीटर। ये पहली बार था कि एटम का रेडियस दिया गया था। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। इसने बताया कि एटम एक स्फीयर है और पॉजिटिव स्फीयर है, और नेगेटिव उसमें क्या है? दसे हुए हैं, जिस तरह से बीज दसे होते हैं तरबूज के अंदर। और कंप्लीट चार्ज जो है एटम का वो क्या है? 0 है। यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव। समझ में आया? ये पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी इट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? लिखिए, लिखो, एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर। एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर in which negative charge particle impended होता दसना में, impended like seeds of watermelon, ओके? समझ में आया? नेगेटिव इस तरह दसे हुए हैं जिस तरह से तरबूज में उसके बीज दसे होते हैं। कर लोगे?
इसके अकॉर्डिंग एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। ओके, आगे लिखिए टोटल चार्ज ऑफ द एटम इज 0। टोटल चार्ज ऑफ एटम इज 0। It means that total charge of atom is 0. It means that atom have equal amount of positive and negative charge. Atom have equal amount of positive and negative charge. एटम के पास क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। थॉमसन पहला आदमी था जिसने बताया था कि नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए। नेगेटिव क्या नाम दिया इसने? इलेक्ट्रॉन। तो कई बार आ जाए ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? ये है थॉमसन। कर लोगे? जे थॉमसन। ये पहली बार था कि नेगेटिव क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। कर लोगे? हो जाएगा। आगे लिखिए साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। ये भी पहला आदमी था जिन्होंने एटम का साइज बताया था। साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। कर लोगे? हो जाएगा। ये था इसका एटॉमिक मॉडल। डायग्राम बनेगा ये वाला। हो गया? अब देखिए अभी हर मॉडल में कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही हैं। ये परफेक्ट मॉडल नहीं था, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमियां थी। जब इसने मॉडल दिया ना, उस दौरान एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये मॉडल उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा सभी मॉडल्स का कमी रहा है स्पेक्ट्रल सीरीज को। स्पेक्ट्रम सुना कभी नाम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ। लाइट प्रिज्म से पास करता है, सन कलर में क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है। यस और नो? पढ़ा ना? और सन कलर क्या है? उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या है भाई? एनर्जी का एक पैटर्न भी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी के पैटर्न क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किसी मेटल का मान से के अंदर समझ में लिमिटेशंस क्या रहा है सभी आइटम्स का कि उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहे छोड़ दी उन्होंने। कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ को दिक्कत होगी कुछ प्रॉब्लम करने में। तो यहाँ पे लिखिएगा लिमिटेशंस भी। लिमिटेशंस क्या था इस मॉडल का? पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द alpha scattering experiment. It cannot explain alpha scattering experiment. ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी नेक्स्ट टॉपिक वही हमारा क्या होता था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। It cannot explain spectral series of hydrogen atom. Spectral लिख सकते हो, spectral series of hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपने सुना होगा लेमन सीरीज है, पाल्मर सीरीज है, पास्टन्स, ब्रैकेट, पीफॉन्ट, सुना होगा कि नहीं सुना? केमिस्ट्री में ये हमारे भी आएंगे, कैसे बनी थी सीरीज बताएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये तो पहला मॉडल आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, उसका लिमिटेशंस क्या है समझ में आई? yes, देखो भाई, अगर लिमिटेशंस हैं मतलब ये नहीं हो मॉडल गलत था। इसकी खास पॉइंट क्या था? एटम एक सफेद माना इन्होंने पहले पॉइंट। एटम न्यूट्रल माना, एटम के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं ये माना, और उसके पास क्या था? रेडियस है। और ये सारी बातें हम यूज करते हैं हमारे एडवांस मॉडल्स के अंदर, यानी गलत तो नहीं था, कुछ कमियां थी इसके अंदर। कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक कर, ठीक है। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ भाई? देखिए
देखो हम पहले एक्सपेरिमेंट बताएंगे क्या था, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या है, क्या निकल के सामने आया, फिर ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के बेस पे क्या तैयार करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे। हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का और उसके एक चैम्बर में रख दिया। उस चैम्बर के अंदर क्या था, एक होल बना हुआ था, लास्ट में हमने किया था ना, फाइन बीम निकाली थी इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे रखा इसने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखो भाई, अब ये बोलोगे, आप कोई बच्चे बोल सकते हैं कि मॉडल तब तक बना नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आ गए? अरे मॉडल बनने से पहले एटम थे भाई, यस और नो? मॉडल बनने से पहले भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हुआ करते थे और तैयार किया ना बाद में। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, वो हैं क्या एक्चुअल में? कर लोगे? ऐसा नहीं है आपने मॉडल तैयार किया तभी से एटम है, एटम तो पहले से किए, ये पार्टिकल्स पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे थे। हमने बात बताया कि अपने सेल के बारे में पढ़ा बायो में, क्या सेल उससे उसके बाद ही बनी क्या सेल? उससे पहले ही थी भाई। मतलब सेल को डिस्कवर किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। सॉरी, साइंस सर्च का फील्ड नहीं है, रिसर्च का फील्ड है। जो पहले से है उन्हीं को हम बारे में बता रहे होते हैं, हमने नया कुछ नहीं किया। कर लोगे? तो यहाँ पे है एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये होल में फाइन होल था, तो बीम्स ऐसे निकलेंगी अल्फा पार्टिकल्स की, यस सर ना? यस सर। और इसको स्ट्राइक करवाया गया, एक पतली सी पत्ती थी गोल्ड की भी, इसको कई बार गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यही होता है गोल्ड? यस। गोल्ड की फॉइल है। फॉइल कितनी पतली, अपन देखा ना खाया होगा, मिठाई के ऊपर आग लगाई जाती है सिल्वर की, गोल्ड की लगी होती है, उतनी पतली होती है, ठीक है। और इसके चारों तरफ स्क्रीन लगा रखी है, ये बुक में नहीं गिरा होता, पूरा ऐसे लगा होता चारों तरफ स्क्रीन। स्क्रीन किसकी है? ये स्क्रीन है, ऐसे मेटल की बनी हुई है जिसपे अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो हमें ब्राइट स्पॉट बनता है। तो मोस्टली उस टाइम की बात है, हम क्या यूज करते थे? जिंक सल्फाइड, एक्चुअली में जहर होता है। आजकल इसकी यूज नहीं किया जाता, आज तो हमारे बहुत एडवांस वर्जन आ गए हैं इसके। कर लोगे? तो पुरानी बातें तो किसकी स्क्रीन लगा रखी है हम लोगों ने? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चारों तरफ स्क्रीन दिखाई देगी आपको, ओके। तो यहाँ से पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे। तो चारों तरफ क्या घूम रहा है? एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप घूम रहा है, दिखाने के लिए कि कहाँ पे कितने पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? डायग्राम बनेगा एक बार। तो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, स्कैटरिंग हो रही है भाई चारों तरफ, हो गया? इसको जो लिखा है ना, इसको इस चैम्बर को लेड कैविटी बोलते हैं। कैविटी क्या होती है? कैविटी हर जगह बोलते हैं लेड कैविटी। क्या लेड का बना हुआ है चैम्बर सा, इसमें होल बना हुआ है। कर लोगे? समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? लिखो, लिखिए, वी हैव ए, डायग्राम बना चुके हो क्या? राइट करो। वी हैव ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी हैव ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या होता है बताऊंगा कुछ देर में, अल्फा पार्टिकल्स क्या है। We have a source of alpha particle placed in lead cavity, placed in lead cavity, which produce a fine beam of, which produce a beam of alpha particle, which produce a beam of alpha particle. Okay, आगे लिखिए, this beam is strike on the
this beam is strike on the gold foil, FOIL. This beam is strike on the gold foil of thickness, इन्होंने एक प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है, 2.1 गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 2.1 10 की पावर -7 मीटर, 2.1 10 की पावर -7 मीटर. ओके, एंड वी हैव ए, आगे लिखिए, एंड वी हैव ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन. We have a zinc sulfide screen with traveling microscope. We have a zinc sulfide screen with traveling microscope. Okay? समझ में आ रहा है? डायग्राम हो चुका भाई? सब करते हैं इसको? अब देखिए भाई, इसमें ये तो एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन थी. अब एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन लिखिए. अभी तो था कंस्ट्रक्शंस के बारे में, अभी है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट, कैसे हुआ, क्या निकला, ठीक है? क्या ऑब्जर्वेशन आया, स्क्रीन के ऊपर क्या मिला हमको? चारों तरफ स्क्रीन है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप घूम रहा है ऑब्जर्वेशन देने के लिए कहां पे क्या हो रहा है. पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सीधे चले गए बिना नोटे. क्या ऑब्जर्वेशन पहला? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, यानी मैक्सिमम कहां मिले मेरे को? स्क्रीन के इस तरफ मिले. मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? सीधे निकल गए. ये हम पार्टिकल मान लेते हैं, फर्स्ट है ये, फर्स्ट डैश मान लेते हैं, ठीक है? फिर ऑब्जर्वेशन आया कि कुछ पार्टिकल मुड़ गए भाई एट स्मॉल एंगल्स. स्मॉल एंगल कितना होता है? इसको बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री. यस और नो? यस सर. कुछ पार्टिकल्स, सेकंड पार्टिकल ऑब्जर्वेशन डाली गई, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे मुड़ गए. यानी ये एंगल कितना था अगर देखा जाए तो, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस. ओके. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे मुड़ गए. लार्ज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री. यस और नो? ये थ्री है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गई. कुछ पार्टिकल्स क्या हुए? लार्ज एंगल पे चले गए, यानी थीटा जो है यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. कर लोगे? यस सर. एंड ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल पाथ. वापस आ गए. ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल पाथ. ये पूरा एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है कि हमको क्या मिला एक्सपेरिमेंट्स के. कर लोगे? यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. अब ये कैसे हो सकता है ऐसे अरेंजमेंट्स? आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स? इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं. यस और नो? क्या होता है ये? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. और हैवी होता है. एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल्स को यह माना जाता है, बोला जाता है कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. इट हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो हीलियम में होते हैं. इट हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? ये जो पार्टिकल है पार्टिकल्स, ये हाइड्रोजन से इसका चार्ज दुगुना है. 2 प्रोटॉन है इसके पास एक ही. यस और नो? इसका चार्ज क्या है? हाइड्रोजन से दुगुना है. और मास क्या है इसके? हाइड्रोजन से 4 गुना है. एक ऐसा पार्टिकल जो एक एटम से 4 गुना मासिव है, हाइड्रोजन एटम से. समझ में आया? यानी काफी हैवी पार्टिकल्स है. यस और नो? एक हैवी पार्टिकल्स आ रहा है और मुड़ गया,
यानी उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे किसी ने। कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशंस में देखो ये मुड़ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? अट्रैक्शन हो रही है कि रिपल्शन हो रही है? रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन कब हो सकती है? जब यहाँ पे क्या हो, कुछ पॉजिटिव हो और काफी बड़ा हो। यस और नो? तो इस पॉजिटिव का नाम दिया गया था न्यूक्लियस। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ऑब्जर्वेशन ये थी कि पहला पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स सीधे चले गए। ये बात प्रूव करती है एटम सॉलिड स्फीयर तो नहीं है। अगर वो सॉलिड था ना वहीं पर उड़ जाता उस चीज से, वो आर पार निकल गए इससे, फैल गए, मतलब खाली जगह पड़ी हुई है एटम्स के अंदर। एटम इज एम्प्टी। यस और नो? और ये एंगल्स बन रहे हैं, कोई छोटा एंगल है कोई बड़ा एंगल है, ये बताते हैं कि रिपल्सिव फोर्स है। यानी सारा पॉजिटिव कहां पे है? एक जगह पे इकट्ठा हुआ है एटम का, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, बहुत कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज। इतने हैवी पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। यस और नो? समझ में आया? पॉजिटिव कहां पे है? सेंटर पे है, बोल सकते हैं। और वो तो है ही कि एटम के पास जितने पॉजिटिव उतने क्या हैं? नेगेटिव हैं। वो न्यूट्रल है, साइज है। अब एक साइज और भी आएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा ये बताया थी किसने? रदरफोर्ड ने। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? एटम तो पहले बता हमको, पहले क्या हमको? यस और नो? रेडियस इसने बता दिया। कर लोगे? यानी कुछ आइडिया मिल रहा है मेरे को, एटम का मॉडल तैयार हो रहा है एक और। कर लोगे? डायग्राम बनाएगा ये वाला, उसके बाद आते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डालिए ऑब्जर्वेशन का। देखिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल without any deviation, without any deviation। यस वैसे लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स स्ट्रेटली पास कर गए, स्ट्रेटली पास कर गए, सीधे बिना मुड़े। करोगे? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। समझ में आई बात है? यस और नो? सेकंड ऑब्जर्वेशन डालिएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन, some alpha particles deflect। इसके लिए कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, डेविएट भी, डिफ्लेक्ट भी। ओके, क्या लिखा था मैंने? some alpha particles deflect at small angle, at small angle। ओके, आगे लिखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन ही बता रहे हैं, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हम क्यों हो रहा है ऐसा। कर लोगे? थर्ड पॉइंट डालिए, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल पे। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे चले गए। थर्ड वाले देखिए, यस और नो? यस सर। ओके, एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो बनी थी इसकी, देखिए a very few particle come back, a very few particle come back its original path, a very few particle come back its original path। उसी पाथ पे वापस आ गए। बहुत कम पार्टिकल थे वो जो वापस आए थे। कर लोगे? ये इसका ऑब्जर्वेशन का डायग्राम है। हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ये जो मैंने बनाया ना पॉजिटिव बनाया हुआ है, अभी तक नहीं बनाए, इसको बताने के लिए बताएंगे बाद में। अब इन्होंने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया। अभी एक ग्राफ किसके बीच का था आपको पता है? एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप घूम रहा है। यस और नो? वो एंगल बताएगा। अभी एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये थीटा नहीं है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। किस एंगल पे स्कैटर्ड हुए हैं पार्टिकल्स। कर लोगे? तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में। एक ग्राफ में क्या हुआ, ग्राफ किसके बीच का था? अल्फा पार्टिकल्स
स्कैटर्ड जितने भी थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ग्राफ की शेप कैसी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग में? देखिए ये एंगल 0 था, उसके बाद एंगल बढ़ते चले गए। हमने बोला कि बहुत कम वापस उसी पाथ पे कितना एंगल बना हुआ है, 180 का बना हुआ है। यस सर नो? यस सर। तो देखिए मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स बिना मुड़े चले गए, यानी मैक्सिमम पार्टिकल्स 0 पे थे। बोल सकता हूँ अगर कुछ एंगल मुड़ा गया होगा तो बहुत कम एंगल होगा, काउंट नहीं किया गया, ठीक है। और बहुत कम पार्टिकल्स 180 पे पहुंचे होंगे। यस सर नो? तो शेप क्या था, डिक्रीजिंग करो था। यस सर नो? समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है? बहुत कम पार्टिकल्स क्या थे, 180 पे आ गए, और मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड हुए, स्मॉल एंगल्स पे, यानी बहुत कम एंगल 0 मान लीजिएगा, इक्वल टू 0। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा सकते हैं 0 से भी, और कई बुक्स में इसको लिखाते हैं 0 से, कि बहुत कम फ्यू पार्टिकल्स 180 पे वापस चले गए। डायग्राम बनाएंगे लास्ट टाइम ग्राफ ये किया था अभी, ठीक है। अब इस ग्राफ का करते हैं एक्सप्लेनेशंस। ऑब्जर्व पॉइंट, फर्स्ट एक्सप्लेनेशंस क्या मिला मेरे को इस पॉइंट का, लिखिए मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज वैकेंट, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज वैकेंट। देखो आपका फंक्शन मॉडल ये बोलता है कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, वो तो नहीं है। अगर सॉलिड मतलब रोक लेता है उसको, तो वो पास हो गए बिना मुड़े हुए, बताता आपको कि खाली जगह पड़ी हुई है एटम की, कर लोगे। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में ये था भाई, कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए स्मॉल एंगल्स के ऊपर, कुछ डेविएट हो गए लार्ज एंगल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, और उसको रिपेल कर दिया गया, हैवी मास था उसके पास काफी, उसको रिपेल कर दिया गया। तो रिपेल तो कौन कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है, पॉजिटिव को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated, entire positive charge of atom is concentrated at the center, it's concentrated at the center, so sorry क्या कहा मैंने, it's concentrated at the center, it is called nucleus, it is called nucleus। क्या नाम दिया इसको, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे भी, इलेक्ट्रॉन्स से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होंगे, इक्वल अमाउंट में क्या है, नेट 0। ये भी पॉइंट लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट ने यूज किया था थॉमसन का, कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट क्या है, एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, हो जाएगा। अब जब ये बताया गया कि ये न्यूक्लियस कोई चीज होती है यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये किया गया उसका रेडियस कितना है, साइज कितना है न्यूक्लियस का, कहाँ कितने पे है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको निकालने। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या है, इसको लिखिए साइड में, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, ओके। ये क्या चीज है, देखिए आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना। ए वेरी फ्यू पार्टिकल, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये थी, ए वेरी फ्यू पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, यस और नो। यानी जब ये पार्टिकल यहां पर जा रहा था, इसकी स्पीड लगाकर कम हो रही थी, उसके बाद ये रुका होगा और वापस को रिपेल कर दिया गया होगा, यही हुआ। यानी मैं ये मान सकता हूँ कम से कम मेरा न्यूक्लियस यहाँ से शुरू हुआ होगा, कम से कम यहाँ से तो इसकी इस तरफ तो होगा नहीं, इसको इस तरफ मिलेगा न्यूक्लियस नहीं,
समझ में आ रहा है? एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा मेरे को यहाँ से, इस तरफ ही क्या होगा, न्यूक्लियस हो सकता है। कर लोगे? अब ये कैसे होगा देखिए, अब किसी भी एटम को मान लेते हैं न्यूक्लियस यहाँ पे, इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये क्या है, इसको नाम दिया गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितने नजदीक जा चुका है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितना नजदीक गया, ये है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एनी प्रॉब्लम है? तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। क्वेश्चन ये है भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा। कोई भी एटम ले लेते हैं, किसी भी एटम को हम ऐसे लिखते हैं जेड, सुना होगा, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है, मास। जेड क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देता है, और ए क्या देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस और नो? चार्ज कौन बताएगा, इसमें तो क्या है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो कौन बताएगा आपको, जेड बताएगा। यस और नो? तो कितना चार्ज होगा, और आपको ये पता होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड की टर्म में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस सर नो? अगर मैं E को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मानूं तो E क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा। यस सर नो? तो कितना चार्ज होगा इसका भाई, जेड ही ले सकता हूं। कितने प्रोटॉन्स है इसके अंदर, जेड। यस सर नो? और एक का चार्ज कितना है, लिखवा भी है, कर लोगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल में बोला था आपको, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। यस और नो? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम एटम। इसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए अल्फा पार्टिकल्स, लिख सकता हूं, 2e होगा। यस और नो? बताओ मेरे को। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना। देखिए ये ऐसे आ रहा है, उसको रोक दिया गया यहाँ पे, एक पार्टिकल चलता हो रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसको रोक दिया गया तो कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी। चार्ज के बीच में लग रही है तो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। निकाल लो, दोनों बराबर कर दो, आंसर पूरा। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए लिख लीजिएगा, डायग्राम जल्दी से बनाइए, उसके बाद देखते हैं। अच्छा टॉपिक है। जल्दी टॉपिक समझ में आ रहा है? क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, क्या निकालना चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नजदीक पहुंच चुका है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वही तो होगा अप्रोक्सीमेशन, कितना तो इतना तो होगा अभी न्यूक्लियस, है ना, इससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पार्टिकल यहाँ पे आके रुक रहा है, मतलब इसके बाद ही न्यूक्लियस है कहीं पे, यानी कि अप्रोक्सीमेशन मिलेगा मेरे को कि ये साइज है भैया न्यूक्लियस, इतना ही मैक्सिमम है, इससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। कर लोगे? तो निकालते हैं, लिखिए एक बार जल्दी से, हो गया इतना, लिखिए लेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, सॉरी ऐसे लिखिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से देखेंगे कितना, ई मान ले, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, ई। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ये जेड ही हो गया। इसको प्लस ले ले, कोई दिक्कत भी नहीं, दिखाने के लिए, किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए। तो ये कितना हो गया, प्लस जेड ई। यस और नो? बताओ। यस सर। उसके बाद भाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, अल्फा पार्टिकल्स को माना जाता है इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम।
तो इसको ले सकता हूँ, इट इज 2e, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। यस और नो? यस सर। देखो हमने लिखा था हीलियम एटम का न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, इट हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। कर लोगे? यस सर। मैं मास को मान लेता हूँ, m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि चल के तो वही आ रहा है, कितना मान लेते हैं m। कर लोगे? तो देखिए भाई अभी अटेंडेंस नहीं है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये चल के आ रहा है ऐसे, कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, सिंपल टर्म है, v द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? अब इसको रोक दिया गया, ठीक है, तो कैसे रखा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ याद है कैसे लिखी थी, यू से लिख दे या सिंपल इसको ऐसे रहने दे। अगर आप पोटेंशियल को 4 से गुणा कर दो तो इट बिकेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 1 में ये पढ़ा हम लोगों ने, तो पोटेंशियल को भी मान लो और किस 4 से गुणा करूं, जिसको लेके आ रहे, किसको लेके आ रहे, कोई, ये फार्मूला होता भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, यस और नो? यस सर। या पोटेंशियल कैसे लिखोगे बताओ मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इसका यूज कर रहे हैं, कितना आएगा, Ze/r, इसको r नोट ले ले, r नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इनटू चार्ज कितना, 2p, सही लिखा है मैंने? यस और नो? यस सर। और ना पता पोटेंशियल का, यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r को बोलते हैं पोटेंशियल, इनटू चार्ज करोगे गुना, इट बिकेम पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा? तो कितना आएगा, u ले लेते हैं इसको, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze 2ze स्क्वायर बाई r नॉट, सही लिखा है? यस और नो? ये पॉइंट को मैं a मान लूं, a पॉइंट पे, ये पॉइंट को o मान लें, जहां पे न्यूक्लियस का सेंटर मान रहे हैं, ओके, ठीक है, ये रब कर दे भाई, हो गया ना? तो अब ए पॉइंट पे चेक करो, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही क्या हो गया, पोटेंशियल होगा, तभी रुका होगा ये, यस और नो? यस सर। तो कैसे लिखोगे, देखिए लिखिए एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट पे आ गया, तो कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर बाई r नॉट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर हाफ एम बी स्क्वायर ऊपर आएगा, ऊपर नहीं टू, सॉरी ऊपर आएगा ऐसे, एम बी स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर ऐसा, हाँ सर। ठीक है, तो 2ze स्क्वायर डिवाइड बाय लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि अल्फा पार्टिकल इतनी एनर्जी से चल रहा है, ये वैल्यू दी होगी, ओके। गोल्ड फॉयल से हमने आंसर लिखा था, जेड पता चल गया, गोल्ड फॉयल कितना होता है, यस और नो, इसका वैल्यू पता है, यस यस। 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 पता चल गया होगा। Yes, sir. तो जेड ये सारा एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल के लिए किया गया था, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 79, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स 1.6 × 10⁻19 कूलम, यस सर। एनर्जी दी जाएगी आपको, इतनी एनर्जी से पार्टिकल चल रहा था, निकालिए वैल्यू, इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर लिख रहा हूं यहां पे मैं कि r नॉट का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आया था, 10⁻14 मीटर से, कितना आया था, 10⁻14 मीटर,
एक्चुअल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है भाई r इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। बड़ा कौन है? ये बड़ी इसमें बड़ा कि ये मैक्सिमम है, ये छोटा ही मिलेगा न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, इसके इस तरफ भी मिलेगा न्यूक्लियस अब। तो ये डिस्टेंस वो थी जहाँ पे रुका था, और इससे छोटा है न्यूक्लियस। एक आइडिया मिल गया मेरे को कि इससे छोटा ही होगा न्यूक्लियस। कर लोगे? एक्चुअली कितना है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। एनी प्रॉब्लम भाई? कर सकते हो। ये था आपका टॉपिक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये क्या चीज है? देखिए नाम बड़े बड़े लगते हैं कुछ नहीं। देखिए हमने ये माना था, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, दिस इज न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे एक लाइन पास हो, ये सेंटर से, ये इसकी सेंटर लाइन बोल सकता हूँ। क्या ये लाइन? सेंटर लाइन। समझ में आया? अब देखिए एक कुछ पार्टिकल यहां से उधर गए बिना मुड़े हुए, ओके। कुछ पार्टिकल्स ने स्मॉल एंगल बना लिया, सॉरी स्मॉल एंगल, कुछों ने क्या किया? लार्ज एंगल बना लिया, और वेरी फ्यू पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिन। यस और नो? पता लग रहा नहीं है? जो लाइन इसकी लाइन के नजदीक आ रही है उस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। यस और नो? ऊपर वाले का कोई खास फोर्स लगा नहीं तो सिंपल निकल गए। नजदीक लेके गए तो स्मॉल एंगल पे हुआ, उससे और नजदीक लेके आए लार्ज एंगल पे हुआ, बिल्कुल इस पे ले आए उसी को पास आ गया। मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां से चल रहा है, वेलकम पार्टिकल, और यहां पे आया कि ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका? अल्फा पार्टिकल। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन path of alpha particles and the central line of nucleus is called impact parameters। इसको बोलते हैं impact parameters। समझ में आई बात है? जो डिस्टेंस है इनके बीच का, किनके बीच का? न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन का और पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। दूर जाओगे उतना ही एंगल कम होगा, यस और नो? जितना नजदीक जाओगे कम होगा, उतना एंगल क्या होगा? ज्यादा। मोर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, लेस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। या लेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोल सकते हो। लेस एंगल ऑफ पैरामीटर, मोर इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सिर्फ एक कंडीशन पे 180 पे चला गया। कर लोगे? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दिया गया? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको डायग्राम को बनाएंगे, बस इतना ही लिखवाना है। जैसा कुछ एक फार्मूला इसके अंदर इंटरम ऑफ कोटेंजेंट थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कोटेंजेंट थीटा बाय r। ओ आपका यूज कहीं नहीं है ना, वो डेरिवेशन है ना ही कहीं यूज में आ रहा है, तो हमको सिर्फ डेफिनेशन लिखवानी है। तो लिखिए impact parameter is the normal distance. Impact parameter is the normal distance between central line of nucleus and path of alpha particles। Central line of nucleus and path of alpha particles। path of alpha particles। समझ में आया? यस सर। इसको कई बार बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखिए मोर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, more is the impact parameter angle of scattering is less, angle of scattering is less। लिख सकते हो ऐसा?
जितना दूर जाओगे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ जाएगा, उतना ही एंगल ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, कम होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर मॉडल तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कौन बताएगा मेरे को? सारी ऑब्जर्वेशन पे क्या ऑब्जर्वेशन आई मेरे को? पहला पॉइंट क्या सुनने आया अभी? देखो लिमिटेशन समझ में आई थी पहले वाले की। ओके, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स इसलिए निकल गए भाई। यस और नो? पक्की बात थी, एटम खाली था। यस और नो? सारा पॉजिटिव फैला नहीं हुआ था, एक जगह पे था, इसलिए हैवी मास को उन्होंने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। कर लोगे? ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सेंटर पे तो थे नहीं, तो कहीं और होंगे इलेक्ट्रॉन। उसने क्या बताया? पहला पॉइंट लिखा इसने, इस मॉडल ने पहला पॉइंट क्या बताया? एवरी एटम have highly concentrated positive center, called nucleus, इसने बताया कि सेंटर क्या है एटम का, हाईली कंसेंट्रेटेड है। मतलब क्या इस बात का, मैच किए गए हैं, बिल्कुल डेंस है न्यूक्लियस। ये और थ्योरी में आता है कि आप अगर एक क्यूब बनाइएगा 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर क्यूब समझते हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उस क्यूब के अंदर न्यूक्लियस पढ़ दो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पढ़ दीजिए, उसका मास इतना हो जाएगा कि अर्थ उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। Electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus into a fixed path. Called orbit. Electrons are revolving around the nucleus into a fixed path called a orbit. नहीं, बोर का नहीं है, रदरफोर्ड का है। बताऊंगा, अरे बताएंगे। इसने पाथ बोला था, उसने एनर्जी लेवल बोला था, डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। बोर की इसमें लिमिटेशन भी तो आई है, इसकी लिमिटेशन भी तो बनती है। इसने बोला पाथ था भाई, पाथ नहीं था, वो एनर्जी लेवल था। ठीक है, डिफरेंस है। ऑर्बिट के बारे में बता था। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ पे घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं लोग? ऑर्बिट। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट डालिए, साइज ऑफ एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर। किसका पॉइंट है? थॉमसन का पॉइंट। साइज ऑफ एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर एंड size of nucleus is 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर, ये इसने दे दिया अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस। कर लोगे? ये था क्या आपका व्हाट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरा उसका। नेक्स्ट टाइम इसमें करेंगे लिमिटेशंस क्या हो सकती है इस पॉइंट की। ओके,